सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स करने वाले हैं। 3 टॉपिक्स हैं मेनली। एक तो मेन तो आपका इंपॉर्टेंटली 5 ईयर प्लान्स है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, दैट इज़ IPR। ठीक है। एंड उसके बाद करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स को 5 ईयर प्लान्स को और IPR को आप एक ही में क्लब कर सकते हो। ठीक है। पिछली बार भी मैंने एक साथ ही पढ़ाया था ये, पिछले बैच में। बट क्योंकि ये जो MPC वाला कॉन्सेप्ट है छूट गया था हमारा बीच में, तो इसलिए इसको इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं लास्ट में। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें रफली 45 मिनट्स आपका 5 ईयर प्लान लेगा, 10 मिनट आपका लेगा ये जो आपका IPR है, और 5 मिनट लेगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला टॉपिक। ठीक है। तो एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं 5 ईयर प्लान्स, दैट इज़ जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। ऐड आते हैं, वॉल्यूम प्लीज़। अच्छा, तो उसमें रफली 45 मिनट्स आपका इससे इससे भी तेज वॉल्यूम चाहिए क्या है? हिंदी में बोलो, क्या बात है। ऐड क्यों आता है? ऐड अभी आपसे नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं क्लास शेड्यूल नहीं करता हूँ, तो जो करते हैं आई थिंक उन्हें पता नहीं होगा कि ऐड नहीं रखनी होती हैं, तो इस वजह से आ जाती होंगी। तो अब आगे से नहीं आएंगी एडवर्टीज। ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला सब्जेक्ट क्या होगा, वो डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है। कि क्या रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना। बैकग्राउंड पहले समझते हैं 5 ईयर प्लान्स का। तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि हम 1947 में हुए थे आज़ाद। ठीक है। हमें मिली थी इंडिपेंडेंस। अब क्योंकि हमें मिली थी इंडिपेंडेंस, तो हमें अपने इकॉनमी को स्टेबलाइज करना था, बिकॉज इकॉनमी तो एकदम तिथिर बिथिर हो चुकी थी, जो हाल अंग्रेज करके गए थे, जो हाल में अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो इस वजह से हमने क्या किया, फास्ट फॉरवर्डिंग टू रफली 1950s के टाइम पे, हमने USSR से इंस्पायर होके, जो आप रशिया देखते हो आज, वो पहले USSR हुआ करता था, सोवियत संघ जिसको बोलते थे। बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो हमने देखा था कि बाद में वो यूक्रेन और ये सब देश, बेलारूस, ये सब निकल के वहाँ से आए USSR से। अब रशिया मेन बचा। तो एक तरह से हमने रशिया से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लिया। किस कॉन्सेप्ट को? जिसको हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ 5 ईयर प्लान, जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब ये USSR में 1928 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन जो थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के CM का नाम क्या है बताइए कमेंट में। तो 1928 में जोसेफ स्टालिन ने जो है USSR में इसको इंट्रोड्यूस किया, और वहीं से इंस्पायर होके हमने इस पर्टिकुलर 5 ईयर के कॉन्सेप्ट को, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सोशलिज्म, अगर आपको याद हो कि जब जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसके बाद हमने सोशलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, समाजवाद को। और ये सोशलिज्म, सोशलिस्ट कंट्री की अगर बात करें तो एक बेस्ट एग्जाम्पल था उस समय ये USSR। तो उसने क्योंकि 5 ईयर प्लान्स लाए थे, जहाँ पे एक टारगेट सेट किया जाता था फर्स्ट ईयर के, मतलब पहले ही, यानी कि जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता तो उससे पहले ही एक टारगेट सेट किया जाता था कि भाई हमारा गोल क्या रहने वाला है, और उसके बाद एंड में ये देखते थे कि भाई हमने अचीव कितना किया, और उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए कुछ ना कुछ गोल्स भी रखे जाते थे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना। अब इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका बांधने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो 5 ईयर प्लान्स है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए 1951 में, और प्लानिंग कमीशन, एक योजना आयोग करके एक आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का, जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के तौर पे बनाई गई। यानी कौन इन 5 ईयर प्लान्स को प्लान करेगा, कौन प्लान करेगा? वो प्लानिंग कमीशन करेगा। एक अलग से एक संस्था बनाई गई। और
चलो वो बाद में हम करेंगे एनडीसी वगैरह, लेकिन पहले आपको ये 5 ईयर प्लान ये समझ में आना चाहिए। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का गठन करवाया गया टू इम्प्लीमेंट दी 5, आई थिंक क्या हो रहा है आज ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन का यानी योजना आयोग का गठन करवाया गया, और ये जो प्लानिंग कमीशन था इसका जो चेयरमैन होता था दैट वाज प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होता था वही चेयरमैन भी होता था इस प्लानिंग कमीशन का, इस योजना आयोग का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। तो हमने अपनी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट करी फ्रॉम द ईयर 1951। 1951 से हमने पहली पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया 1951 में। अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो कब से कब तक कौन सी 5 ईयर प्लान चली। शुरुआती जो कुछ हमारे 5 ईयर प्लान थे वो किसी ना किसी मॉडल पे बेस्ड थे, यानी कि उसमें किसी एक लीडिंग रोल, एक लीडिंग फिगर था, ठीक है, उस 5 ईयर प्लान में, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा, टारगेट कितना था, अचीव कितना किया, और चौथा, उस 5 ईयर प्लान के दौरान पे क्या क्या चीज़ें हुई और उसका गोल क्या था मेन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में लॉन्च होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 1956 तक चलेगा, क्योंकि हम 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 5 ईयर प्लान्स 5 ईयर्स तक ही चले। अभी हम कुछ बीच बीच में ऐसे 5 ईयर प्लान देखेंगे जो 5 साल अपने कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है। तो 1951 से 56 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। अब इसका मेन गोल क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका मेन गोल था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। अब बात ये आती है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, इसका मेन गोल क्यों था। मेन गोल इसलिए था बिकॉज अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया एक फूड डेफिसिट कंट्री था, हमारा उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। तो इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 डैम सेटअप किए, ठीक है। 3 डैम्स वर स्टैब्लिश्ड और सेटअप। ये मैंने आपको जब डैम्स हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बताया था कि 3 हमारे बांध यहाँ पे सेटअप किए गए थे। वो 3 डैम्स कौन कौन से थे। एक तो हमारा भाखड़ा नंगल जो कि सबसे लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, किस रिवर पे जरा कमेंट में आप बताएंगे। दूसरा हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड डैम जो कि किस रिवर पे, कमेंट में आप बताएंगे। और तीसरा डैम कौन सा था, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा था हमारा नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। ये किस में है, ये है आपका कृष्णा रिवर पे, ये है आपका महानदी रिवर पे, एंड भाखड़ा नंगल है आपका सतलज रिवर पे, जो इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो शिपकीला पास से इंडिया में एंटर होती है। एंड उसका पुराना नाम क्या, शुतुद्री है। और ब्यास रिवर उससे हरिके में मिलती है जो कि पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें और निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये भी लगे हाथ बता दो। तो गोल इसका मेन एग्रीकल्चर था। 3 डैम सेटअप हुए थे, 51 से 56 तक चला था। और ये बेस था किस मॉडल पे, हैरड डोमर मॉडल पे। मतलब ये हैरड डोमर करके थे, ये मेन इसमें लीडिंग फिगर थे जो इस 5 ईयर प्लान को एक तरह से लीड कर रहे थे। इसके अलावा इंडिया में आईआईटी सेटअप होती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। टोटल 5 आईआईटी सेटअप होती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप होता है। अभी आपको संडे को वीकली करंट अफेयर मिलेगा इस महीने, इस हफ्ते का, तो वहाँ पे आप यूजीसी के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर देखेंगे। यूजीसी ने एक नहीं शेरनी करके, मतलब शी फॉर्मेट में इस तरह से शेरनी करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विमेन साइंटिस्ट के लिए, तो वो आप वीकली करंट अफेयर में देखेंगे, ठीक है। तो 5 आईआईटी सेटअप हुए यूजीसी, और पहली सबसे जो आईआईटी सेटअप हुई थी वो आईआईटी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये था, ठीक है। लास्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कि कितना हमारा टारगेट था और कितना हम अचीव किए। क्या टारगेट था और क्या अचीव किए। तो 2.1% हमारा टारगेट था और 3.6% हम अचीव किए। बोले तो अच्छा खासा हमने यहाँ पे अपने जो टारगेट था, अपने गोल को हिट कर लिया। जो हमने टारगेट रखा था उससे कहीं ज़्यादा अचीव किया। अभी यहाँ पे मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि भाई इसमें कौन प्राइम मिनिस्टर था। पढ़ाने को लिख सकता हूँ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे एंड सो ऑन, लेकिन लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा कि भाई इस 5 ईयर प्लान में एक साथ देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। एक एक करके इन साइलोस देखोगे तो फिर वो दिक्कत होगी याद करने में, इसलिए बस मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान पे आते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अब पहली वाली खत्म कब हुई, 56 में खत्म हुई। तो स्टार्ट कब होगी दूसरी वाली, 56 में स्टार्ट हो जाएगी 1956 में। और कब तक चलेगी, 1961 तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। ये किसके मॉडल पे बेस्ड थी, ये पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस करके एक हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके मॉडल पे बेस्ड थी। और इनका जन्म दिवस होता है 29 जून को, और इनके जन्म दिवस 29 जून को हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में यानी भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं इनके जन्म दिवस को।
अब यहाँ पे सर एग्रीकल्चर हमारा मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। सेकंड में अगर हम बात करें तो जो हमारा मेन गोल था दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेजी से औद्योगिकरण करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वेंडर चेंज हो चाहे टेंडर चेंज हो, ठीक है, चाहे लेंडर चेंज हो, कोनो चेंज हो, 5 ईयर प्लान ना एवरग्रीन टाइप टॉपिक है। चाहे तुम यूपीएससी का पेपर उठा लो, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ सिविल सर्विसेज हो, या एसएससी को एग्जाम हो, फिर कोई भी और रेलवे का एग्जाम हो, 5 ईयर प्लान एक इस तरह से एक एवरग्रीन टॉपिक है। तो चाहे वेंडर टेंडर चाहे कुछ भी चेंज हो, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एकदम जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेजी से औद्योगिकरण इसका मेन गोल था। अब यहाँ पे तेजी से औद्योगिकरण गोल था, तो इसको तहत किया क्या, यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा मेन गोल था, तो हमने किया क्या कि भाई हमने 3 डैम सेटअप किए मेनली, ठीक है, बाकला नंगल, हीराकुड और नागार्जुन सागर, सो दैट ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें। उसी तरह औद्योगिकरण को सपोर्ट करने के लिए 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि कभी कभी कि कितने स्टील प्लांट सेटअप किए गए, तो 3 सेटअप किए गए। 3 कौन से सेटअप किए गए, कहाँ पे किए गए, किसकी हेल्प से यानी मदद से सेटअप किए गए, किस कंट्री की। तो एक तो है भिलाई, कमेंट में आप बताइए भिलाई कहाँ पे है। दूसरा है हमारा राउरकेला, एंड तीसरा है हमारा दुर्गापुर, ठीक है। ये 3 नए स्टील प्लांट सेटअप हुए, बिकॉज स्टील की अगर बात करें तो ये बैकबोन है। स्टील एक हमने देखा था कि कोर इंडस्ट्री में आता है हमारी, 8 कोर इंडस्ट्रीज। आईआईपी का, आईआईपी के बारे में रिकॉल करो, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 40% ऑफ जितनी हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है मेकअप ऑफ द आईआईपी हमने पढ़ा था। तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में, राउरकेला है आपका उड़ीसा में, एंड दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में। भिलाई की अगर बात करें, ये है आपका किसकी हेल्प से सेटअप किया गया था, तो ये सेटअप किया गया था रशिया की हेल्प से, यूएसएसआर की हेल्प से। ऐसे याद कर लो भाई, हमने पिलाई की थी, भिलाई साउंड्स लाइक पिलाई तो पिलाई हमने यूएसए की करी थी, यूएसएसआर के साथ मिल के। राउरकेला, केला हमने खिलाया जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी को। कुछ भी आप तो जर्मनी से कुछ रिलेट कर सकते हो भाई कि मनी आई तो केला खाया, या फिर जर्मनी के साथ केला खाया। दुर्गा जी की पूजा करवाई किससे, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन बोल लीजिए या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, बात एक ही आपकी। तो दुर्गापुर ये इसकी हेल्प से सेटअप किया हमने। याद ऐसे रखो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जैसे एग्रीकल्चर क्या होता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है ना, तो प्राइमरी मतलब पहला। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है कि नहीं आता है। तो वैसे आप याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें याद हो गई। और कुछ इसमें, हाँ और कुछ भी है इसमें। इस टाइम तक इंडिया की हालत फॉरेन एक्सचेंज के मामले में काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। कल पढ़े थे सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1991 में हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा था, इसीलिए 1991 को ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड बोलते हैं। ट्रेड के टर्म्स में वो ईयर ऑफ डिवीजन है, बिकॉज वहाँ से हमारी चीज़ें इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई थी बाद में, 1991 के बाद, उससे पहले खस्ता थी। ये इस टाइम पे भी जब सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, इस टाइम पे भी हालत खस्ता थी फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो अगर कभी भी फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आए और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आए कि कौन से 5 ईयर प्लान में, तो अगर आपका वो अभी हम देखेंगे वो वाला जो था ना 1991, तो वहाँ पे आता है 7th के बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान, 7th के बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान, मतलब ये 1991 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 8th वाला आता है। तो वहाँ पे एक तो होगा, और ये सेकंड 5 ईयर प्लान में ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज की हमें काफ़ी किल्लत झेलनी पड़ी थी। यहाँ पे जो हमने टारगेट रखे थे, टारगेट था 4.5%। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं कि टारगेट, ये इतना तो समझ आता है ना कि भाई ये टारगेट और ये अचीव किया 4.27%, तो मॉडरेटली एक तरह से ये भी सक्सेसफुल रहा, ठीक। अब क्योंकि ये मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, इंटरनेशनल इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड इसी के टाइम पे, सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही हमने, ध्यान रखियो, यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिससे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको इन शॉर्ट IPR बोल सकता हूँ मैं, IPR 1956 में आई थी ये, 1956 में ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। ये मैं आपको IPR पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, वो तो अलग से पढ़ेंगे अभी बाद में इसके, ठीक है। ये बस बता रहा हूँ कि IPR सेकंड जो है वो इसके टाइम पे, यानी कि आप देख रहे हैं IPR सेकंड भी 56 में स्टार्ट हुई, सेकंड 5 ईयर प्लान भी इसमें स्टार्ट हुआ,
वो आपको समझ में आएगा तब जब आप IPR सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या था। इसमें इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया था, क्लासीफाई किया गया था 3 शेड्यूल्स में, 3 कैटेगरीज में, ठीक है। तो वो इससे आपको समझ में आएगा कि भाई इंडस्ट्रीज़ दोनों है ना, रैपिड, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस्ड है, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। अब यहाँ पे थोड़ी आ जाएंगी दिक्कतें हमें, यहाँ पे आ जाएंगी दिक्कतें। अब यहाँ पे हमने गोल तो रखा, गोल क्या रखा हमने, गोल हमने रखा सेल्फ रिलायंट। अब खुद में सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी बनानी, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना है, ये हमारा मेन गोल था। क्यों? क्योंकि अभी तक हम फूड ग्रेन्स के लिए भी बाकियों पे डिपेंडेंट थे। तो हमने किया ये कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया। अब ये इसका वो क्या होगा, टाइम पीरियड 61 में ख़त्म, 1961 में। तो ये 1961 से स्टार्ट होगा और 66 तक चलेगा, ये 66 तक। और मैंने पढ़ाया था मिड 1960s में, यानी रफली 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किए थे हम, हरित क्रांति, जो कि पूरा पढ़ चुके हैं। जरा बताओ इसके फादर मदर का नाम, यानी फादर अक्रॉस द वर्ल्ड, फादर इन इंडिया। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। 2 फेजेस में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के दी, जिसकी वजह से हम फूड सरप्लस कंट्री बन सके फूड डेफिसिट से। क्योंकि यहाँ पे हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया, मैकेनाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का। अभी तक हम PL480 ये वैरायटी को ये इंपोर्ट करते थे, ये USA हमें देता था। पब्लिक लॉ इसका फुल फॉर्म है, पब्लिक लॉ 480, यानी कि एक दया दिखाते हुए वो गेहूं देता था, वो वीट की वैरायटी देता था, जो वो वहाँ के सुअरों को खिलाता था, वहाँ के पिग्स को खिलाता था, सो दैट मोटे ताजे हो सकें सुअर, पिग्स, और उनका पॉर्क वहाँ पे, मतलब पॉर्क जो सुअर का गोश्त होता है, तो वो अच्छा हो सके। वो वीट हमें ये देते थे, समझ रहे हैं आप। तो इसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, फादर नॉर्मन बोरलो, और ये कहाँ पे आता है? मैक्सिको और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, और इंडिया में हमारे MS स्वामीनाथन जी ने इसको लाया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम फूड सरप्लस कंट्री पहली बार बन सके। और हमारे पास बफर स्टॉक भी अब रहने लगा इसके बाद से। बफर स्टॉक मतलब हमने मतलब संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट अगर हमारी कभी फसल खराब हो तो वो हमें दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। अब थर्ड 5 प्लान में दिक्कतें क्या हो गई? दिक्कतें ये हो गई कि भाई सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। अब ड्रॉट की वजह से फेमाइन आ गया, अकाल हो गया, ठीक, ड्रॉट हो गया। तो और 2 और बड़ी दिक्कतें आ गई। हमने इसी टाइम में 2 युद्ध लड़े। एक तो 1962 में सिनो वॉर जिसको बोलते हैं, सिनो इंडियन वॉर। सिनो का मतलब है चाइना के साथ जो वॉर लड़ा, ठीक है, सिनो इंडियन वॉर, समझते हैं ना, चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ा, ठीक है, चाइना के साथ युद्ध लड़ा। अब जब इसको पाकिस्तान ने देखा कि अरे यार ये तो चाइना वाले तो हराए दे रहे हैं, तो चलो हम भी कूद लेते हैं इसी बैटल में, हम भी हरा देते हैं। लेकिन ये हरा तो पाया नहीं, हार गया 1965 में। और यहाँ पे होता है इंडो पाक वॉर, ठीक। तो तीन बड़ी चीज़ें हुई। एक तो 1962 में वॉर, 1965 में वॉर, और ड्रॉट, जिसकी वजह से ये 5 ईयर प्लान काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ। यहाँ पे जो टारगेट रखा गया था दैट वाज 5.6%। क्यों? क्योंकि खुद ही देखो, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ने 4.5 रखा, 4.27 अचीव किया, पहले वाले में 2.1 रखा, 3.6 अचीव किया। मतलब हमारे अब एकदम इरादे मतलब तेजी में थे कि अब हम जो भी टारगेट रखेंगे वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसकी वजह से हम जो अचीव कर पाए दैट वाज जस्ट 2.4%। और ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, ना सिर्फ ये इसके लिए मतलब इतना फेल हुआ, बल्कि यहाँ पे हमारे बैक टू बैक 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। जवाहरलाल नेहरू जी की भी डेथ होती है, एंड बड़े ही विचित्र तौर से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है ताशकंद में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की। और क्योंकि इस समय आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था, और इसी टाइम पे दिया था, क्योंकि हमारा जवान बॉर्डर पे लड़ रहा था इन दो दोगले देशों से, ठीक है। और जय किसान, यानी कि जो हमारा किसान है वो सफ़र कर रहा था, क्योंकि वो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिए थे, तो वो भी खेतों में लगा हुआ था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए जो मैंने आपको चीज़ें बताई। और ये जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, तो अभी मैंने बताया भंडारण के लिए, इन सब के लिए, तो हमने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए।
CACP, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका फुल फॉर्म होता है ये। एक तो हमने इसको सेटअप किया, हमने सेटअप किया इसी टाइम पे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक विकास बैंक को सेटअप किया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया, एंड इसी टाइम पे हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी सेटअप किया, दैट इज़ FCI को सेटअप किया, भारतीय खाद्य निगम को स्टैब्लिश किया 1965 में, ये भी 1965 में, ये आपके 1964 में। अब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो क्या करता है सर कि जो अनाज होता है उसका संग्रहण करता है। MSP अनाउंस करती है हमारी सरकार, बोलती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य, कि अगर बाजार में जाओ बेचने नहीं बिकता है तो हमारे पास लाओ, हम संग्रहण कर लेंगे इतने प्राइस पे। ये जो MSP है ये अनाउंस करता है CACP, ध्यान रखना इस चीज़ को। कौन डिसाइड करता है? ठीक है, अनाउंस तो गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन उसको पूरे फॉर्मूले होते हैं इसके A2 C2 FL करके, वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन वो CACP कैलकुलेट करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ध्यान रखना। और अगर कभी पूछ ले, अभी तक तो पूछा नहीं कभी, FRP अनाउंस होता है गन्ने के लिए, गेहूं चावल इनके लिए तो MSP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, ये आप मत लिखना, अगर आप PCS वगैरह की प्रिपरेशन करो तो लिख सकते हो, ये शुगर केन के लिए अनाउंस होता है। ठीक, आई होप यहां तक सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, अब नीति आयोग है, लास्ट में रुक जाओ भी, ठीक है, नीति आयोग को भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एकदम अटर फेलियर था। अब जबकि क्योंकि अटर फेलियर था तो गवर्नमेंट के जो एकदम हम बोल सकते हैं कि हौसले थे वो एकदम परास्त हो चुके थे, और इसलिए, और क्योंकि मतलब इतना दो हमने ड्रॉट देखा, हमने वॉर देखे, हमने 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ देखी, तो इसकी वजह से अब हमने प्लान हॉलीडे अनाउंस कर दिया। यानी प्लान हॉलीडे का मतलब ये है कि 1966 में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म होता है, और 1966 से लेकर 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं। ठीक है, तो प्लान हॉलीडेज का मतलब हो गया योजना अवकाश हिंदी में। ठीक है, योजना अवकाश, कि थोड़ा सा अवकाश ले लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अब हुआ क्या, फोर्थ 5 ईयर प्लान इसके बाद आया 3 साल के ब्रेक के बाद। फोर्थ 5 ईयर प्लान अब कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 1969, 1969 से कब तक चलेगा, 1974 यानी कि 1974 तक। ठीक, अब इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारे मेन गोल क्या थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि भाई ग्रोथ तो करनी है लेकिन थोड़ा संभल के करनी है, क्योंकि हमने पिछले 5 ईयर प्लान में देख लिया कि भाई हमने ग्रोथ के कुछ ज़्यादा ही टारगेट सेट कर लिए, जिसकी वजह से स्टेबल नहीं रह पाई ग्रोथ और एकदम से धड़ाम से गिर गई। तो इसीलिए हमने फिर से टारगेट रखा 5.6% का, लेकिन फिर से हम 3.3% में ही आ गए। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत अचीव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम अचीव नहीं कर पाए। अब इस 5 ईयर प्लान में होता क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ये आपका गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, ध्यान रखना। कहीं कहीं पे थर्ड 5 ईयर प्लान में भी तुमको मिल जाएगा गडगिल फॉर्मूले पे, बट मेन वो चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था आपका थर्ड वाला। तो अगर गडगिल फॉर्मूले पे पूछता है, ऑप्शन में फोर्थ नहीं होता है, थर्ड होता है, तो यू विल मार्क द थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो जैसे कि पहला हैरड डोमर, दूसरा PC महालनोबिस, और चौथा हो जाएगा आपका गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड। क्लियर। अब क्योंकि हमने ड्रॉट झेला है अभी पीछे, तो यहाँ पे हमने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया यहाँ पे हमने। ठीक है, और टारगेट तो मैंने बताई था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता के साथ हमें आर्थिक विकास करना है। क्लियर। एंड और क्या हुआ यहाँ पे, और ये चीज़ हुआ कि सबसे पहला जो एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है स्माइलिंग बुद्धा, वो इसी टाइम पे होता है, स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम, जो कि हमारा पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है। एंड चौथी चीज़ है कि यहाँ पे बैंकों का हुआ था राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ये हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ा था इस चीज़ को, कि जो 14 बैंक है उनका हुआ था राष्ट्रीयकरण। और इस टाइम पे भी एक हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था 1971 में पाकिस्तान के साथ, इंडो पाक वॉर हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया। बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट चला था, क्योंकि ये आपको ये चीज़ें आई होप पता होंगी कि यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ है पाकिस्तान, लेकिन पहले ये होता था वेस्ट पाकिस्तान, ये होता था ईस्ट पाकिस्तान, यानी दोनों एक ही थे।
लेकिन यहाँ पे मुक्ति वाहिनी थी जिसने कि खुद का अलग से इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाया, इंडिया ने उसका सपोर्ट किया और इसको आज़ाद करवाया। एक तरह से हम बोल सकते हैं अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे के चंगुल से आज़ाद करवाया हमने, जिसकी वजह से उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हम अपने टारगेट तक अचीव नहीं कर पाए। 5.6% टारगेट रखा था, लेकिन 3.3% ही हम उसमें अचीव कर पाए। तो ठीक ठाक था, लेकिन सक्सेसफुल तो इसको नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान। अब आते हैं 5th 5 ईयर प्लान पे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो है 5th 5 ईयर प्लान, अब ये 1974 में ख़त्म होता है, तो ये स्टार्ट होगा आपका 1974। मेन आपको जो अपनी एनर्जी लगानी है सर एंड मैम, वो 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर थोड़ी बहुत खींच तान के आपको 7-8 में लगानी पड़ सकती है। उसके बाद तो कुछ नहीं है 5 ईयर प्लान। शुरू के जो 5 हैं वही मेन हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि बाद वालों से क्वेश्चन नहीं आते, बाद वालों में उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं याद करने के लिए, ठीक है। तो मेन इस पर फोकस रखिएगा अभी अपना, ठीक है। 1978 तक चला। अब आप बोलोगे ये तो 1979 तक चलना चाहिए 5 ईयर प्लान, ये तो 4 साल तक ही चला। बिल्कुल 4 साल तक चला, क्यों चला वो हम अभी देखेंगे। तो 5th 5 ईयर प्लान में हमारे क्या मेन गोल्स थे। ये पहली बात तो डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। किसके मॉडल पे? डीपी धर मॉडल, या फिर ध्यान रखना इसको रुद्र एलन मॉडल भी बोलते हैं। रुद्र मेनन करके एक थे और एक एलन करके थे, तो रुद्र एलन मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पे जो मेन टारगेट था दैट वाज पोवर्टी एलिविएशन। पोवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना है कि नहीं। तो गरीबी उन्मूलन यहाँ पे एक मेन टारगेट था। एंड यहाँ पे ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर आपसे पूछ लेगा तो गरीबी हटाओ का नारा कहाँ पे किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, इसको गरीबी हटाने के लिए कब लॉन्च किया गया था? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाया गया था। मिनिमम नीड्स का मतलब है लोगों को जो मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था ताकि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में, 1974 में, ठीक है। और इसी टाइम पे ही आप याद करो 1975 में मैंने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया था, क्या सेटअप हुआ था? कोई बताना चाहेगा 1975 में क्या सेटअप हुआ था? यहाँ पे अगर हम बात करें गोल क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा जो टारगेट था दैट वाज, अब देखो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, याद कैसे रखोगे। 2.1 था पहले में, हमने 3.6 मारा, कॉन्फिडेंट और बढ़ा दिया 4.5, अचीव्ड 4.27, अगेन कॉन्फिडेंट 5.6, 2.4, ऑलमोस्ट आधा। थोड़ा सा मनोबल गिर गया, लेकिन पूरी तरह परास्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें लगा यार ठीक है वॉर और लड़े थे इसलिए हो गया, कोई नहीं। तो फिर से हमने 5.6 रखा टारगेट इसका, फिर से 5.6, ठीक है। और इस बार 3.3, हमें लगा यार ले फिर भी मतलब उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया। तो फिर हमें समझ में आया कि अब कायदे में होने का वक्त आ गया है, तो टारगेट ही थोड़ा हमने कम कर लिया 4.4%, और अचीव अब ज़्यादा कर लिया 4.8%, यानी कि सक्सेसफुल, ठीक है। तो 1975 में आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक सेटअप होती हैं। आरआरबी एक्ट आता है 1976 में। पहली आरआरबी कौन सी थी आपको कमेंट में बताना है, और आरआरबी को सुपरवाइज कौन करता है ये भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे 4 साल तक इसलिए चलता है बिकॉज 1978 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। चेंज होने का एक प्रमुख कारण था बिकॉज 1975 में 1975 में गांधी, जो इंदिरा गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर थी इस समय, इमरजेंसी लगा देती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो कौन कौन से ग्राउंड में लगती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। फिर मैंने आपको बताया था बेटा आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता था पहले वर्ड, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। देन 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 ने, जिसने कि इस पर्टिकुलर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया था। तो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, लोग नाराज थे। 1978 में आती है, 1978 में आती है आपकी जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी बोल रहा हूँ, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई इसके क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने लात मार दी किसको? 5 ईयर प्लान को, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ये, क्या है ये? रोलिंग प्लान, हिंदी में बोले तो अनवरत योजना।
इसमें रोलिंग प्लान ये है क्या? रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान में ये था कि हम साल के शुरुआत में गोल डिसाइड करेंगे, साल के एंड में देखेंगे कितना क्या अचीव किए और उसी हिसाब से अपने गोल को मॉडिफाई करेंगे। 5 साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इसमें डिसाइड किया था। तो रोलिंग प्लान 2 साल ही चल पाए, 1978 से 80 तक, क्योंकि फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गई एंड फिर से कांग्रेस आ गई, इसलिए 6th 5 ईयर प्लान जो है वो 1978 से नहीं या फिर 9 से नहीं 1980 से स्टार्ट होता है और 1985 तक चलता है ये। ठीक, ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे मेन हमारे गोल क्या थे और टारगेट क्या था? यहाँ पे भी हमारा एक तो था कि भाई पॉवर्टी हटानी है, ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है एंड नेशनल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसको बढ़ाना है। मेन टारगेट ये था हमारा कि नेशनल इनकम को बढ़ाना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जो शुरू के 5 मैंने आपको बताया उसकी कहानी आप मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6th वाला अब यहाँ से जितने स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो इक्का दुक्का पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पॉवर्टी हटाने, कम करनी है, नेशनल इनकम को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को, और यहीं पे हमारा नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि आरआरबीज को सुपरवाइज कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। सुपरवाइज नाबार्ड करता है, रेगुलेट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और पहली थी हमारी प्रथम ग्रामीण बैंक थी, दैट वाज सेटअप इन दी मुरादाबाद यूपी 1975 में 2 अक्टूबर को, है ना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 12 जुलाई 1982 1982 में ये स्टैब्लिश होती है एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे आपका लैंडलेस, ध्यान रखना, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। यानी जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी यहाँ पे दी गई थी। इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना। क्लियर इतनी चीज़? तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा कि क्या इसका वो था। बाकी गोल वोल सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या था। 5.2% यहाँ पे टारगेट रखा था, अचीव 5.7% किया था, ठीक है। थोड़ा सा अपना बैक ऑफ द माइंड में रखो कि किस रेंज में था। अब आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे, 7वीं पंचवर्षीय योजना पे। ये चलती है 1985 से लेके 1990 तक, 1990 तक, ठीक है। पीएम मैं एक साथ आपको बता दूंगा प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे। इसमें मेन गोल क्या था? मेन गोल इसमें था, इस तरह से याद करो, FWP। एफ से आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मेन था टारगेट, कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करना है, खाद्य उत्पादन करना है। दूसरा था वर्क, वर्क से यहाँ पे है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, रोजगार के अवसर क्रिएट करने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। एंड ये पीस है प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी? बताओ जल्दी से कमेंट में। तो मेन हमारा ये टारगेट था कि भाई फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, वर्क और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। ये मेन हमारे टारगेट्स थे इसमें। उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है, उत्पादकता। क्लियर? तो ये 3 चीज़ बस याद रखना, फूड, मेन वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब यहाँ पे जो है हमारी ग्रोथ कायदे से हो नहीं रही थी। 1980 तक की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हो नहीं रही थी। तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राज कृष्णा, तो उन्होंने ये बताया था कि इंडिया जो है ना, हिंदू ग्रोथ रेट से सफ़र कर रहा है। ग्रोथ हो तो रही है लेकिन बहुत ही स्लो हो रही है, और उस ग्रोथ रेट से हम बहुत ही संतुष्ट हैं। उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी होती है कि जितना है उतनी में संतुष्ट रहो, जो कि होना भी चाहिए। तो ये उसको रिलेट किया था उन्होंने, राजकृष्ण ने, ग्रोथ रेट से, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और अभी रिसेंटली उसको ये जो हमारे पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के रह चुके हैं, कौन है वो, आर से नाम शुरू होता है, राहुल गांधी के साथ पॉडकास्ट वगैरह भी की थी उन्होंने 1-2 बार, रघुराम राजन, ठीक है। तो रघुराम राजन ये बोलते रहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में कि इंडिया जो स्लो ग्रोथ रेट से सफ़र कर रहा है, इसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो राजकृष्णा ने ये टर्म दिया था। अभी आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, ये कब खत्म होती है? 1990 में। ये स्टार्ट होती है 1992 में। बात ये आती है 2 साल कहाँ पे गए? तो ये 2 साल हम लाते हैं एनुअल प्लान्स। कभी कभी इनको भी प्लान हॉलीडे या फिर रोलिंग प्लान हॉलीडे इनको ही बोल देते हैं कभी कभी। अगर प्लान हॉलीडे पूछ ले तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद स्टार्ट हुए थे, तो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा कि भाई 7th के बाद स्टार्ट हुए। पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया था, तो
या फिर एक अभी क्वेश्चन पूछा था, मैं PYQ सीरीज कर रहा था, उसमें क्वेश्चन था कि सिक्स 5 ईयर प्लान कितनी बार आया, मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान 2 बार आया था, तो सिक्स 5 ईयर प्लान एक तरह से, क्योंकि फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1978 में खत्म हो गया था, तो इसी रोलिंग प्लान को उसने एक सिक्स 5 ईयर प्लान ही मान लिया, और फिर से जो सिक्स 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। तो पूछ लेगा कि रोलिंग प्लान कब आया, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद आया। पूछ लेगा कि प्लान हॉलीडेज कब आई, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आए। एनुअल प्लान्स कब आए, तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान के बाद आए। या फिर अगर प्लान हॉलीडे पूछ ले, थर्ड 5 ईयर प्लान आंसर ऑप्शन में ना हो, तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान। तो एनुअल प्लान आए 1990 से लेके 92 तक, यानी 2 साल तक एनुअल प्लान चले। क्यों चले वो बताने की आपको जरूरत होनी ना चाहिए, बिकॉज 1991 है ना, ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ तो उसके बाद हम किसके पास गए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इससे आपको याद आना चाहिए 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इसका 2 ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बने, IMF और कौन सा, और बना वर्ल्ड बैंक। ट्विन से याद आना चाहिए क्या, ट्विन डेफिसिट आपको मैंने कल पढ़ाया था, करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू जो खाता घाटा था हमारा, और फिजिकल डेफिसिट जब हो जाता है तो उसको हम ट्विन डेफिसिट बोल देते हैं, ठीक है। तो हम IMF के पास गए और IMF ने कुछ हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने को बोले इकोनॉमी में। उसने बोला जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाओगे अपनी इकोनॉमी में तभी हम तुमको लोन देंगे। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम क्या लाए, LPG का सिलेंडर लिखे आए हम, LPG है ना, कल भी मैंने आपको बताया था। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, निजीकरण, एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये हम लेके आने अपनी इकोनॉमी को लिबरेट किया, थोड़ा खोला, थोड़ा फॉरेन जो कंपनीज थी उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी, FDI इन्वेस्ट करने के लिए दिया, प्राइवेटाइजेशन लाए हम, कैसे, लाइसेंस राज को ख़त्म किए। लाइसेंस राज का जन्म कैसे हुआ अभी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इसको ख़त्म किए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम अपनी इकोनॉमी को बाकी अक्रॉस दी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे हम इसको इंटीग्रेट करवाएं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं 8th 5 ईयर प्लान। तो ये आपको क्लियर हो गया कि भाई 92 में क्यों स्टार्ट हुआ। तो 92 से कब तक चलता है ये, 1992 से पूरा 1997 तक चलता है ये। इसमें ये बेस था आपका इंडिकेटिव प्लानिंग पे। इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब सांकेतिक नीति। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इंडिकेटिव प्लानिंग कि हम फोरकास्ट करते हैं कि भाई इतना इतना ग्रोथ होगा और उस हिसाब से हम पब्लिक और प्राइवेट का एक कोलैबोरेशन करवाते हैं उस हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटिव प्लानिंग। क्लियर है। और यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइसेंस राज खत्म हुआ, ठीक है, लाइसेंस राज जो है ख़त्म किया गया। एंड इसमें जो मेन टारगेट हमने रखा था 5.6% का, एंड देखिए ग्रोथ हमने कितना अचीव किया, 6.8%। इस समय प्राइम मिनिस्टर, चलो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, वो तो आप में से काफ़ी लोग बता सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि LPG रिफॉर्म्स के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था और कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। तो 8th 5 ईयर प्लान में इंडिकेटिव प्लानिंग याद रखना, लाइसेंस राज खत्म हुआ था, एंड कुछ शेयर ऑफ जो शेयर है पब्लिक सेक्टर का वो डिक्रीज हो गया था। जो पब्लिक सेक्टर का मतलब है जब जहाँ पे गवर्नमेंट निवेश कर रखी है तो वो शेयर जो है थोड़ा कम हो गया था। अब यहाँ से 9th 5 ईयर प्लान में और कम हो गया बिकॉज हमने LPG रिफॉर्म में प्राइवेटाइजेशन जब किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, विनिवेश करो और प्राइवेट प्लेयर्स को आने दो। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये पूछ लो, देन हम बढ़ते हैं अपने 9th 10th 11th 12th। अब तो कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम खट 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 सारे हो जाएंगे। सबका सही है, PV नरसिम्हा राव। अब आराम से हो जाएंगे सारे। 9th पे आ जाते हैं, तब तक आप डाउट पूछिए। 9th में हमारा गोल था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ग्रोथ विद, अब देखो, अब खाना वाना सब मिल गया नहीं है, करवाओ क्या, अच्छा डाउट नहीं कराओ, अच्छा। तो गोल विद, अच्छा देखो, अब सबसे पहले खाना सेटअप किया, फर्स्ट में खाने के जुगाड़ किया, फिर इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है, फिर स्टेबिलिटी लाए धीरे धीरे। अब क्या है, जैसे नहीं मैस्लोज का हायरार्की वो होता है, लॉ होता है, साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो, मतलब नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पढ़ोगे आगे, या तो फिर हो सकता है आपने सुना हो कि पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है, खाना रोटी कपड़ा मकान। देन फिर हमारा होता है कि स्टेटस नीड्स होती हैं, देन इस तरह से, देन सबसे टॉप पे बैठता है इंटेलेक्चुअल नीड, है ना। तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान ये सब हो गया। धीरे धीरे अब हमारा क्या है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि बस हमें अब इक्वालिटी लानी है, समानता लानी, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा तो आ गया लेकिन पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। एंड 9th 5 ईयर प्लान में और तो आई थिंक कुछ है नहीं। 9th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस
ठीक है। और ये बस ध्यान रखना कि इस टाइम में आपका पब्लिक सेक्टर का जो शेयर था वो और काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया था। टारगेट की रही बात तो 6.5%, लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाया क्योंकि ओवर एम्बिशियस हो गए थे यहाँ पे हम, ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास बोलेंगे, ठीक। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 97 पे ख़त्म हुआ, 97 में, तो 97 से लेकर 2002 तक चलेगा, ठीक। अब आते हैं 10th 5 ईयर प्लान में, जल्दी जल्दी भागो रे साजना, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान में 2002 से लेकर 2007 तक चला, ये 2007 तक। इसका मेन था कि भाई एक जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो बढ़ानी है। पर कैपिटा इनकम के बारे में कल हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी भी थी पॉवर्टी वाले चैप्टर में। एंड इसमें क्या था कि हमने गोल रखा था 8% का, 8% का, लेकिन जो अचीव कर पाए थे 7.6% कर पाए थे। नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है वो लॉन्च किए थे, राष्ट्रीय बागबानी मिशन। बागबान की याद आ जाती है पता नहीं क्यों, राष्ट्रीय नेशनल चलो धन्य हॉर्टी लिखा, हॉर्टिकल्चर मिशन, बागबान है ना। अपने पेरेंट्स के सामने ये मूवी नहीं चलाई जाती है। 11th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 2007 में ख़त्म हुआ। और एक सेकेंड, ठीक है, 2007 में ख़त्म हुआ और ये जो है 2012 तक चला। अब कोई ब्रेक वेक नहीं आया, सारी 5-5 साल तक चली थी, ठीक है। तो 11वीं की अगर बात करें तो इसमें हमारा जो गोल था दैट वाज रैपिड ग्रोथ या फिर फास्ट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूजन, यानी कि एक तो तीव्र गति भी करनी है और समावेशी ढंग से करनी है। समावेशी मतलब सबका विकास हो, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। टारगेट था हमारा 9% का, एंड जो हमने गोल अचीव किया वो था 8% का 11th 5 ईयर प्लान में। और अब आता है हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से लेके 2012 से लेकर 2017 नहीं 2014 तक ही चलता, बिकॉज हमें पता 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, मोदी जी ने टाटा बाय बाय करवा दिया इसको 5 ईयर प्लान को। हो सकता है जब कांग्रेस आए कभी तो वो लाएगी अब, ठीक है, 5 ईयर प्लान को, पता नहीं। लेकिन नीति आयोग को तो ज़रूर स्क्रैप कर देगी क्योंकि अब इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है प्लानिंग कमीशन की जगह। खैर हम बात डिस्कस कर लेते हैं इसका गोल क्या था। इसका गोल था, इसका क्या था 11th वाले का, रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका जो था रैपिड ग्रोथ या फिर इसको ऐसे कर लो, रैपिड ग्रोथ की जगह फास्टर कर लो, ठीक है, फास्टर इंक्लूसिव था, उसमें फास्टर भी था इंक्लूसिव था। हमने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, सस्टेनेबल। यानी कि एक धारणीय तरह से विकास हो, सस्टेनेबल, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने इसमें गोल बना लिया 12th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। और 2014 तक चला बिकॉज 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई एंड 2014 में द नीति आयोग रिप्लेस्ड दी प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग को इसने जो है रिप्लेस कर दिया। प्लानिंग कमीशन टाटा बाय बाय और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की अगर बात करें तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तौर पे बनी थी। प्लानिंग कमीशन भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ये भी एक बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही थी। जिस तरह इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था उसकी तरह इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो कौन होंगे बताइए जल्दी से कमेंट में, कौन इसके सीईओ हैं करंटली और कौन इसके वाइस चेयरमैन हैं। तो ये BVR सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो सुमन बेरी जी हैं, और चेयरमैन हमारे मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर था। अब देखना आराम से आपको याद होगा, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान नेहरू, सेकेंड नेहरू, तीसरा नेहरू, चौथा हॉलीडे आ गई ना। हॉलीडे मतलब यहाँ पे डेथ हो गई थी ना, मैंने बताया था कि हॉलीडे हमने किस ले ली, एक तो वॉर लड़े, ऊपर से 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे चले गए। तो अब यहाँ पे कौन आएंगी, इंदिरा गांधी आएंगी, सिंपल, ठीक है। तो 3 में नेहरू होंगे, फिर IG आएंगी इंदिरा गांधी, 5th में भी IG इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में, यहाँ पे भी कौन होंगी, इंदिरा गांधी। यानी 3 नेहरू ने चलाया, 3 उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने चला। 1984 में डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे आए, कौन, राजीव गांधी, RG, इनकी भी डेथ हो गई। राजीव गांधी की 21 में 1991 को डेथ हो गई थी, ठीक है। 1991 को तो कोई 5 ईयर प्लान चल ही नहीं रहा था, एनुअल प्लान चल रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पे आपने सभी ने सही बताया था, PV नरसिम्हा राव जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, PV नरसिम्हा राव। 9th वाले में
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 10th वाले में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, लास्ट में आ गए थे हमारे मनमोहन जी। ठीक है, क्योंकि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा सा ऑपोजिशन फ्रेंडली थे, इनका नेचर था, है ना। मूवी भी आई थी अभी आई इनकी, है ना, मनोज त्रिपाठी जी ने लीड रोल निभाया, तो उसमें दिखाया भी गया है। आप लोग जानते हो कि मतलब अपोजिशन से इतना ज़्यादा चिढ़ते वगैरह नहीं थे, ये फ्रेंडली नेचर के थे। तो इसलिए उन्हें इस तरह से नहीं कि 5 ईयर प्लान को हटा दिया, जैसे मोरारजी देसाई ने हटा दिया, या फिर 2014 में फिर से जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने हटा दिया, तो वो उन्होंने नहीं हटाए थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी ने मतलब इसको कैरी ऑन किया, और इसमें पूरी तरह से मनमोहन सिंह जी थे, और इसमें भी मनमोहन सिंह जी। याद हो गया ना कितनी आसानी से, नहीं तो वैसे याद ना होता। अब देखो मैं समराइज़ करवाता हूँ आपको। 3 में नेहरू, 3 में गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, देन अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन, देन मनमोहन, देन मनमोहन, एंड खत्म। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पे, औद्योगिक नीति पे, अगर यहाँ तक क्लियर है सभी को तो। सबका सी सूरज, ऋतु, भूमिका, अवदेश, जनता, बादल। चलो तो अभी आते हैं ये, अब जैसे मैंने बताया ये कितना टाइम लगा इसमें, 7:30, ठीक है, यानी कि रफली, हाँ तो हाँ भाई 45 मिनट्स रफली लगे, है ना। अब इसमें लगेगा मोस्टली मैक्सिमम 10 मिनट आपका, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो औद्योगिक नीति यानी कि उद्योग बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो नीति आई थी, फर्स्ट, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट IPR लिखूंगा, ठीक है। औद्योगिक नीति ये आई थी 1948 में, 1948 में। इसमें मेन जो ब्रेन चाइल्ड था ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये मेन ब्रेन चाइल्ड था। क्लियर है, वो भी अभी कर रहे हैं, ठीक है, रुक जाओ, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसमें मेन ब्रेन चाइल्ड था। इसमें अगर हम बात करें तो पहली औद्योगिक जो नीति थी, इसमें मेन सरकार का जो एक गोल था, क्योंकि अभी भी हमें झटके लगे नहीं थे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले, तो हमारा क्या था कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली स्टैब्लिश करने में था। इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली किस तरह से रहे, पब्लिक सेक्टर का रूल रहे, और यहीं से कहीं ना कहीं लाइसेंस राज का जन्म होता है। अब लाइसेंस राज है क्या, मैं बता भी चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, आपको मतलब किसी भी प्राइवेट पर्सन को, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की मन मर्जी है वो दे ना दे। अब सोचो जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा घूस दे के बिल्कुल लाइसेंस ले सकता है। एक तो पहले ही एक आपने लिमिटेशन कर दी, ऊपर से घूस भी, यहाँ पे करप्शन भी प्रमोट हो गया। दूसरा आता है हमारा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड IPR नंबर 1956। ये जानी जाती है अपनी डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, औद्योगिक, एक तरह से बोल सकते हैं विविधीकरण किया। इसका मतलब ये है कि इसने इंडस्ट्रीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है सरन मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स में बांट दिया, 3 अनुसूचियों में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में रखी 17 इंडस्ट्रीज, बी में रखी 12 इंडस्ट्रीज, बच गई सी में, जैसे नहीं अशरानी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। तो वैसे थे कि 17A वाली शेड्यूल में, 12B में, और बाकी बच गई सी में। लेकिन ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट के हाथ में थी सोलली, मतलब पूरी तरह से। दूसरे में ये भी गवर्नमेंट के हाथ थी, बट इसमें प्राइवेट का थोड़ा सा हेल्प ले लेता था गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से प्राइवेट के हाथों में थी। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के हाथों में। इसमें अगर हम बात करें, कभी कभी पूछ लेता शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो जैसे इसमें आ जाती है आपकी एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी थी। एटॉमिक एनर्जी या और आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी, अब कल हम लोगों ने, कल या फिर आज ही तो पढ़ा था करंट अफेयर में कि इंडिया टॉप इंपोर्टर है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का। तो वो जो है सबसे ज़्यादा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जरा बताओ, देखते हैं कितने ढंग से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है। तो ये सारा 17 ये जो इंडस्ट्रीज थी इनमें से था शेड्यूल ए में। अब क्योंकि इसने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया था, इसीलिए इस पर्टिकुलर IPR को हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का
क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक संविधान, ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यानी भारत का आर्थिक संविधान हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 1957 की पॉलिसी है, इसने लाइसेंस राज को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया और स्ट्रेंथन कर दिया, बजाय कि वीकेंड। हमारी आंखें तो कब खुलेंगी, 1991 में खुलेंगी। देन आती है आईपीआर 1977, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली कब आई थी और दूसरी कब आई थी, और इसमें जितनी चीज़ें पढ़ाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली, अब तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1977 में अगर बात करें तो इसमें एक 1957 का ही विस्तार थी, विस्तार इन दी सेंस उसी का एक्सटेंशन थी। फोकस इसका मेन था डिसेंट्रलाइजेशन पे, यानी कि विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई स्टेट को भी पावर देना, राज्यों को भी कुछ पावर देना, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बात करें और क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग मतलब हो गया आपका जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको प्रमोट करने की बात हुई थी, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की इसमें बात कही थी, ठीक है, यानी कि इसको प्रायोरिटी दी। देन आती है हमारी आईपीआर 1980 की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980। ये भी इसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना जो हम पढ़ रहे थे फेरा वगैरह ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो इसी टाइम पे हो रहा था। ये कब आया था, 1999 में, जिसने फेरा को रिप्लेस किया था। और तो इसमें ऐसा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक एमआरटीपी एक्ट भी आया था। एमआरटीपी की अगर बात करें, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोली को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की अब यहाँ पे कोशिश की गई थी। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव, मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रैक्टिसेस। एंड द लास्ट जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उससे इसके बाद कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी आज तक नहीं आई, एंड ये थी आईपीआर ऑफ 1991। अब हमने इसमें क्या क्या किया होगा गेस करना दिक्कत वाली बात नहीं है। एलपीजी रिफॉर्म्स, हमारे अब होश खुल गए। हमने एफडीआई की सीलिंग बढ़ा दी, है ना, सीलिंग लगा रखी थी कि इसमें इतना कोई नहीं आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, वो हमने फॉरेन सीलिंग जो है, सीलिंग को एक तरह से बोल सकते हैं कि हटा दिया, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, सीलिंग को रिमूव किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। एंड और हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन करना, है ना, वही तो हुआ प्राइवेटाइजेशन। और यहाँ से अब एंड होता है क्या, लाइसेंस राज का खात्मा, लाइसेंस राज एंडेड, यानी कि यहाँ से लाइसेंस राज जब फाइनली खत्म होता है, वो लाइसेंस राज जो 1948 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, सीमांत उपभोक्ता। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगेगा तो। सीमांत उपभोक्ता, उपभोक्ता होगा ना, उपभोक्ता का होगा, ठीक है। चलो, तो ये है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इन शॉर्ट एमपीसी लिखता हूँ। ये कुछ नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एक रेशियो। किस चीज़ का रेशियो, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज जिसको डेल्टा से दिखाया, सी कंजम्पशन, अपॉन चेंज इन टोटल इनकम। जैसे कि तुम्हारी आज पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट मनी तुम्हारी आज, मान लेते हैं कि महीने में तुमको मिलता है 8,000 रुपया, तुम्हारी पॉकेट मनी है ये। अब इसमें से खर्च होने के बाद तुम खर्च करते हो खुद के लिए 1,000 रुपये, तुम्हारी जॉब लग गई, 80,000 हो गई तुम्हारी इनकम, ठीक है, 10 गुना में इंक्रीज हो गया तो भैया, है कि नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि अब तुम खर्चे क्या 1,000 रुपये करोगे, अब तो तुम बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, खुद के लिए भी और उसके लिए भी, मतलब अपने छोटे भाई बहन के लिए भी, है ना। तो 1,000 रुपये तो अब नहीं रहेगा तुम्हारा खर्चा, हो सकता है 5,000 हो गया हो, ठीक। तो तुम्हारी इनकम में चेंज कितने का आया, कितने का आया, 72,000 का आया ना, 72,000 का, ठीक। और तुम्हारी इसमें कितने का चेंज आया, इनकम में तो 72,000, ये है कंजम्पशन में चेंज कितने का आया, 4,000 का आया, ठीक है। कितना आएगा कट के, 4 एक कम 4 3 और ठीक है 4 8, ठीक है। तो ये हो गया 18, 1/18, यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा,
कुछ भी तुम केस ले लो, कुछ कोई भी केस ले लो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारी 80,000 इनकम है, फिर तुम्हारी प्रमोशन होकर 90,000 हो गई, तुम्हारे खर्चे 5,000 है ना आज के, तो हो सकता है तुम्हारे खर्चे हो गए 7,000। तो इनकम में चेंज कितना हुआ? 10,000, जिसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ? 2,000 का। तो कितना आएगा? 5, यानी कि 0.2। कुछ भी कर लो, ये एम जो है ना, ये एम 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा और 1 से हमेशा कम ही रहेगा। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका रिलेशन हमें देखना है मनी मल्टीप्लायर के साथ, धन गुणक के साथ। तुम पहले मुझे ये बता दो, जो मनी मल्टीप्लायर है उसका CRR से क्या रिलेशन होता है? कैश रिजर्व रेशियो से। मनी मल्टीप्लायर का, इसके लिए अगर हम रिलेशन बात करें, 1/1 माइनस MPC होता है। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में कितना तुम दिमाग लगा पाओगे, अभी एक क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं, रुक जाओ। और ये बताओ जल्दी से तब तक कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये पुअर का ज़्यादा होगा या रिच का ज़्यादा होगा, गरीब का या अमीर का? ये बता दो, गरीब का या अमीर का? सोचो जरा। अब उसका ज़्यादा होगा MPC, जिसका कंजम्पशन में चेंज ज़्यादा होगा। पक्की बात है ना? न्यूमरेटर में चेंज इन कंजम्पशन है, तो जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तभी तो MPC बढ़ेगा। तो कंजम्पशन में चेंज किसका ज़्यादा होगा? जैसे मान लो तुम्हारी इनकम आज 80,000 है, ठीक है, 90,000 हो गई तुम्हारी इनकम, 80 से 90 हो गई। 80 में भी तो खाना पीना पूरा चल रहा होगा ना कायदे से, पेट पूजा कायदे से चल रही होगी, बाकी भी शौक चल रहे होंगे थोड़े बहुत। 90,000 में ऐसा तो है नहीं कि तुम 10,000 की इंक्रीज़ हुई, अल्लो भैया तुमने 7-8 हज़ार उड़ा दिए। लेकिन वहीं एक गरीब को सोचो जिसकी महीने की इनकम, मान लेते हैं कि भाई एक महीने का कमाता है 8,000 रुपये कोई, ठीक है, 8,000 रुपये उसकी महीने की तनख्वाह है। अब 8,000 से किसी की 18,000 हो गई, मतलब उसके में भी 10,000 का इंक्रीज़ हुआ। तुमको नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि उसके अपने अभी तो ज़रूरतें ही पूरी करनी है। तो हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब जनरली पुअर की MPC ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जरा इन क्वेश्चन को करो जो CDS और CAPF में पूछे गए हैं क्वेश्चन, करो जरा, देखते हैं कितना तुम अपना दिमाग यहाँ पे लड़ा पाओगे। और ना कर पाए ना, सही बता रहे हैं, फिर तुम्हें वहीं पे आके एक चॉकलेट देंगे फिर हम, ठीक। चलो करो जल्दी से क्वेश्चन को। 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए किस लिए? सर प्लीज़ आज वाली प्राइवेट मत करना, आज हम सब WPL का सेमीफाइनल देख रहे हैं। अरे क्या बात है, डैरिल मिशेल जी बोल रही हैं कि आज, अच्छा तो आप खेल नहीं रही हैं क्या डैरिल मिशेल जी? 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए किस चीज़ के लिए भाई? क्या 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए, समझा नहीं मैं। क्या 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए भाई, समझा नहीं मैं। चलो पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लायर्स विल बी, चलो पहले इस क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो टैक्सेस विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC है 0.9, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये 0.9। व्हाट विल बी दी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? क्या सर वो क्या रशियन के लिए? ये सब गंदे बच्चे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं कुछ समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ मैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मनी मल्टीप्लायर 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 0.9। तो 1 माइनस 0.9 हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो यानी 1/0.1 यानी कि 10 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ बात करें मल्टीप्लायर विल बी लोअर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मल्टीप्लायर जो मनी मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर कब होगा कम? तो 1/1 माइनस MPC। तो जो मनी ये है मॉनेटरी, क्या है ये, मनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मुझे, अब तुम ये एक चीज़ बताओ, ये कब ज़्यादा होगा? जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर कब कम होगा? जब डिनोमिनेटर तब कम होगा जब ये ज़्यादा होगा MPC, क्योंकि मान लो एक में तुम 0.2 को घटाओ तो 0.8 मिलेगा, एक में तुम अब 0.8 को घटाओ तो 0.2 मिलेगा। यानी डिनोमिनेटर कब कम मिल रहा है? जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा हो रही है। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा
तो डिनोमिनेटर कम और डिनोमिनेटर कम तो ये मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा। तो यानी कि अगर हम बात करें कि मल्टीप्लायर विल बी लोअर, यानी इसको लो करना है तो इसको हाई कर दो, डिनोमिनेटर को हाई कर दो, यानी एमपीसी को कम कर दो। ठीक है, तो हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी में पूछे गए। चलिए करिए पहले सर बैंकिंग वाला वीडियो दे। हाँ ठीक है भाई, रशियन रशियन, तो आंसर क्या होगा? रशिया। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल आफ्टर दोज प्रेवलेंट इन यूएसएसआर। ठीक है, द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान क्या था? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, इसमें आईपीआर वाले क्वेश्चन लगे हैं कि नहीं लगे हैं? 21, 22, 23, आई थिंक इसमें नहीं है। एक सेकंड रुको जरा, इसमें देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। 23, 22, 20, ठीक है। अरे चलिए, तो द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान बिगैन इन इंडिया विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग कब स्टार्ट हुआ था? नीति आयोग से, पार्लियामेंट से, फाइनेंस कमीशन से, फिर प्लानिंग कमीशन से? तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग से स्टार्ट हुआ था। विच 5 ईयर प्लान इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द हैरड डोमर मॉडल, तो हैरड डोमर मॉडल पे कौन सा बेस था हमारा? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस था, सेकंड पीसी महालनोबिस, फोर्थ गडगिल एंड फिफ्थ डीपी धर मॉडल या फिर रुद्र आलन मॉडल। In which 5 ईयर plan was the following statement quoted? The urge to bring economic and social change under present condition comes from the fact of poverty and inequalities in income, wealth and opportunity. तो किस पर्टिकुलर इसमें दिया गया था? 5 ईयर प्लान की बिगनिंग ही थी ये, एंड दैट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान कितने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप हुए थे? याद करो कितने हमने देखे थे, स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया। तो 3 हमारे थे, एक तो छत्तीसगढ़ में भिलाई, रावरकेला इन उड़ीसा, एंड तीसरा था हमारा दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। किसकी हेल्प से सेटअप किए थे? पिलाई यूएसएसआर से के साथ मिलकर करी थी, केला जर्मनी खिलाया था, दुर्गा जी की पूजा यूके यानी ब्रिटेन के साथ की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 सही आंसर होगा। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, which of the following is not considered as the reason for the failure of the third 5 year plan in achievement of its target? ठीक है, इनमें से कौन सा? ठीक है, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था ना, कितना टारगेट रखा था और कितना अचीव किया था, जल्दी से बताओ। तो क्यों फेल हुआ था सर एंड मैन? तो ये फेल हुआ था ये फेल हुआ था क्यों? चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से, जो 1962 में हुआ था। पाकिस्तान कूद गया था 1965 में। गवर्नमेंट चेंज तो 1974 में हुआ था कांग्रेस में। सेवियर ड्रॉट देखने को मिला था, इसी वजह से में ड्रॉट एरिया प्रोग्राम अगले 5 ईयर प्लान में, यानी प्लान हॉलीडेज़ के बाद लॉन्च किया था, उसमें किया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में ना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जिसमें हमारा मेन टारगेट था। लो भैया आ गया ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, कि भाई थर्ड 5 ईयर ने जो हमको झटका लगा तो उसमें हमें समझ आ गया कि भाई अब आराम से चलो, स्टेबल होके ग्रोथ करनी है, यानी फोर्थ में हमारा ये प्लान था। फिफ्थ में क्या था? भाई गरीबी को हटाना, गरीबी का उन्मूलन करना है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम आया था, मिनिमम नीड्स अप्रोच लॉन्च किया गया था। एट्थ, इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ डिक्लेयर्ड एज मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव्स? अभी मेरे हाथ में क्या है, कोई गेस कर सकता है? किस ये जो साउंड आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, गलत मत समझिएगा। ये एक पेन स्टैंड है जो कि मैं लेके आया था। ये जो है ये लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, सस्टेनेबल, ये भी सस्टेनेबल अभी पढ़ रहे थे ना, तो उससे मुझे याद आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, कि भाई प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये मैं लेके आया था हिमाचल की वादियों से। इन विच 5 ईयर प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस डिक्लेयर्ड एज द मेजर
प्लान ऑब्जेक्टिव्स। तो सही आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर अ प्लान्ड हॉलीडे आफ्टर दी 7th 5 ईयर प्लान? तो वही देख रहे हो, प्लान हॉलीडे तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद आई, ठीक है। एंड एक हमारा आया 1991 से लेके 1990 से लेके 92 तक। चप्पल हथौड़ा मार्कर, नहीं ये मार्कर तो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो। तो यहाँ पे विच 5 ईयर प्लान एम टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन? अब याद करो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कुछ याद आया? FWP, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वर्कर यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड पी से प्रोडक्टिविटी। कौन सा था? राजीव गांधी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, 7th वाला। बिफोर द लॉन्च, और अगर हम बात करें 8th इंडिकेटिव प्लानिंग पढ़े थे। 6th की अगर बात करें तो नेशनल इनकम इंक्रीज करनी, नबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। 5th की बात करें गरीबी हटाओ 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड RRB स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज? तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब आए थे? याद करिए, खुद से करिए, ये नहीं कि हर चीज़ के लिए आप मेरा पहले सुनेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। हाँ फ़ोटो भेज देंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मैंने आपको बताया था LPG रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। तो 7th 5 ईयर प्लान, राजीव गांधी डेथ हो गई, 91 से लेकर 92 एनुअल प्लान्स। उसके बाद 8th, तो किसके पहले आया ना बिफोर द लॉन्च? तो 8th के पहले आया था, ऑप्शन नंबर बी के पहले। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान देयर वॉज नॉट मच एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर? किस 5 ईयर प्लान के बाद उतना फोकस नहीं था? नॉट मच एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर, किस 5 ईयर प्लान के बाद फोकस नहीं था? तो अगर हम देखें तो 8th 5 ईयर प्लान के बाद हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से हट चुका था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th एंड 10th 5 ईयर प्लान पूछ रहा है। 9th और 10th की एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? एक्चुअल मतलब जितना अचीव किया, टारगेट नहीं। तो 9th और 10th की ना, तो 9th की 5.4 थी और उसकी 7.6 थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, 5.4 एंड 7.6 अचीव वाली पूछ रहा है, ठीक है। CPO में क्वेश्चन पूछा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुई थी? ये हुई थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के टाइम पे। और इस टाइम पे हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? 2012 से 17 12th वाला, 2007 से लेके 2012 11वां वाला, तो यहाँ पे 10th वाला 10वां वाला चल रहा था, जिसमें मेन हमारा टारगेट क्या था? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना। 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 2012 से 17 था, लेकिन 17 तक चल नहीं पाया बिकॉज 2014 में गवर्नमेंट जो है वो सरकार चेंज हो गई। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे है कि कौन किसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था। सर आप इंग्लिश का भी कुछ करो, मतलब इंग्लिश का कुछ करो, मतलब समझा नहीं मैं, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो क्या? हैं? चलो, तो यहाँ अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो ये हमारे थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। मनमोहन सिंह 10th में नहीं, 11th में थे। अटल बिहारी वाजपेयी 10th में थे, ठीक है। तो ACB वुड बी दी आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर इंग्लिश बात कर रहे हैं तुम, अभी तुमको बताते हैं। डी फॉर डेक्स्ट्रस का मीनिंग बताओ बताओ जल्दी से। द 5 ईयर प्लान इन इंडिया लेड डाउन नॉट ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड इन द 5 ईयर प्लान ऑफ 5 years ऑफ अ प्लान, बट ऑल्सो व्हाट वाज टू बी अचीव्ड, 20 साल में क्या अचीव करना है। तो उसको क्या बोला गया? 20 साल वाले को बोला गया पर्सपेक्टिव प्लान। यहाँ पे भी डी आ गया, कोई नहीं। डी से भाई डिलीजेंट बताओ, हैं? डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट हैं, पढ़े होगे, दिल्ली के जेंट बड़े जेंटल होते हैं। Which of these is not among the reforms related to the agriculture undertaking under the 5 year plan? 5 year plan में क्या एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया गया था इनमें से? ठीक है, जल्दी से बताओ। हार्ड वर्किंग स्किलफुल, डेक्स्टर्स का मतलब स्किलफुल मेहनती, और डिलीजेंट का मतलब भी होता है वो तो हो गया स्किलफुल, और डिलीजेंट का मतलब हो गया भाई मेहनती, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। which of these is not among the reforms? तो introduction of the policy of land to the tiller, land ceiling act, launch of the high yield variety seeds technology, formation of rent authority department। तो ये सारे हुए थे। लैंड सीलिंग एक्ट भी आया था कि लैंड में इतने इससे ज़्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते हो। पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर, ये फॉर्मेशन ऑफ रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट नहीं हुआ था, ठीक है।
अब ये एक दो क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये पीसी महालनोबिस, अच्छा, वाइस पीसी महालनोबिस नेम टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो पीसी महालनोबिस का नाम क्यों चलता है 5 ईयर प्लान में? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नहीं। इनका जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, सी से, सी ऑप्शन। अब सी से क्या हो सकता है भाई? सी से एक वोकैबुलरी पूछ लेते तुमसे। सी से सी से कौन सी वोकैब? तुम ही लिख दो अच्छा कमेंट में। कमेंडेबल बता दो। अच्छा, कमेंडेबल का मतलब क्या हो गया, क्या होगा? तो इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। 29 जून को इनका जन्म हुआ था। हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। अब यार ये कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान से इंडिया, तो क्या मेन गोल थे? नॉट अ 5 ईयर प्लान। अब यहाँ से मुझे आपको करवाना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्वेश्चन करो, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी, द फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष कब आया था? तो पहला आया था 1948, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रेन चाइल्ड थे। अकॉर्डिंग टू IPR 1956, जो हमारी सेकंड थी, जिसको कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हाउ मनी कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज में इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया था? तो 3 शेड्यूल्स में किया गया था। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में जितनी भी हमारी गवर्नमेंट, कितनी थी टोटल, जरा बताओ कितनी इसमें थी, कितनी इसमें थी? तो गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, इसमें प्राइवेट, इसमें टोटल 17 थी, इसमें 12 थी, और बच गई सी में, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना था। इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हुई। इफेक्ट क्या हुआ था IPR 1956 का, बताओ जल्दी से। तो इंडस्ट्री स्टार्टेड टू गेट डाइवर्सिफाइड, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन इंडस्ट्रियल गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच इफेक्ट क्या हुआ था ना, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर है। IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान? बताइए। IPR 1956, तो कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 56 में ही? सेकेंड। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया? तो भारत में लाइसेंसिंग पॉलिसी का मेन टारगेट क्या था, क्या आधार था? टू प्रमोट बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ख़त्म होता है आज का लेक्चर, ठीक है। और एक चीज़ बोलनी थी आपसे, एंड दैट इज़ रेलवे के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना था। और ये जो कुछ अभी कौन सा कर रहे थे, एक सेकंड रुको। और 10-9, ये आपके जो है ना, ये कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 15-16 क्वेश्चन, ये मैं अलग से डलवा दूंगा। ये पिछले बैच में जो मैंने करवाए थे, ऐसे कुछ अलग से नहीं, भी देख सकते हो, सेम ही है कुछ, काफ़ी क्वेश्चन, इक्का दुक्का अगर कुछ अलग दिखे तो कर लेना इसको भी, ठीक है। ऑलमोस्ट तो सेम ही क्वेश्चन है, वही सेम ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अब ये बताओ जल्दी से, रेलवे वाले को मैंने कुछ PYQ सीरीज़ बोल रहे थे काफ़ी लोग आप में से कि सर PYQ सीरीज़, और जो लोग बैच वैच लेना चाहते हैं भाई, तो परमार अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें या फिर वेबसाइट में जाए और वहाँ से बैच वैच ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह क्लास की और हैंड रिटन नोट्स वहीं पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या करना चाहिए रेलवे का PYQ सीरीज़ के रिगार्डिंग? हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट क्या हो? बायो की केमिस्ट्री, बायो की केमिस्ट्री। और क्योंकि साइंस का काफ़ी अच्छा खासा रोल रहता है, वेटेज रहता है इन दी रेलवेज का एग्ज़ाम, तो भाई रेलवे में कैसा क्या करना चाहिए? रेलवे के रिगार्डिंग यार सोचा तो है अभी, कल आपको वीडियो मिलेगा, कल सैटरडे है ना, तो कल मिलेगा। और मंडे को यार क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। मंडे को किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाएगी, ट्यूसडे से करेंगे, एंड ट्यूसडे से वो आपका सैटरडे तक में हो जाएगी, ठीक है। मतलब सैटरडे को नहीं होती ना, तो सैटरडे को खींच देंगे, ठीक है। तो जो भी स्टार्ट होगा वो ट्यूसडे से होगा। केमिस्ट्री, बायो, बायो केमिस्ट्री, ठीक है। बायो से स्टार्ट कर लेते हैं। WBCS मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए आपके चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, और इट्स जस्ट फॉर CGL एंड CHSL? निखिल प्रधान जी, बिल्कुल कर सकते हैं, जितना करिए शिद्दत के साथ करिए। लोग वेस्ट बंगाल पीसेस भी फोड़ के हैं, लोग आंध्र प्रदेश पीसेस भी फोड़ के हैं। मैंने पेपर भी शेयर किया था। कल स्टूडेंट का कॉल आया था, जब मैंने आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो लोग बैच में होंगे, कि मैंने वो बोला था आपसे CDS PYQ तो करवा तो रहे हैं CDS, ठीक है। CDS का अलग से भी करवाते हैं, बताते हैं CDS का भी। तो कल मैंने नंबर शेयर किया था कि भाई रेलवे के रिगार्डिंग, तो एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर उड़ीसा का प्री निकाले, मेंस भी निकाले, अब इंटरव्यू आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। मतलब ये आई थिंक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन होपफुली वो बोल रहा था क्लियर कर लेंगे, और इंटरव्यू है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, एंड तभी उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो देखते हैं।
तो मतलब वही है ना कि लोगों ने क्लियर किए हैं, ठीक है। ये मैंने पहले दिन बात बोली थी जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, और तब भी बोली थी, और आई थिंक इस बैच की स्टार्टिंग बोली थी कि यार आप शिद्दत के साथ चीज़ें करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यूपीएससी निकाल दोगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप जो आपके स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज होते हैं वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी उसके क्वेश्चन आप कर लोगे उसके भी, ठीक है। बाकी इस एसएससी को तो एकदम नेस्ता नाबूद कर दोगे। हाँ सी डी एस के भी यार करवाएंगे, तो जो लोग सी डी एस वाले हो ना, प्योर सी डी एस वाले, वो परमार ऑफिसर्स करके चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो सी डी एस वाले हैं मैं उनके लिए बस बोल रहा हूँ, परमार ऑफिसर्स। तो वहाँ पे मैं सी डी एस के लिए पी वाई क्यू स्टार्ट करूँगा। 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले, ठीक है। जो लोग मतलब सी डी एस वाले हैं, बाकी तो आप अपना जैसे सी वाले हैं तो वो अपने यहीं से करो फालतू में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं आपके लिए, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, तो उनको भी करना है, सिर्फ जी एस ही नहीं है ना। वेस्ट बंगाल फूड एसआई का एग्ज़ाम है संडे को। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। सी ए पी एफ़ के लिए लेक्चर कर सकते हैं क्या? सी ए पी एफ़ के लिए देखो आपको पता है अंशुल, उसमें पेपर 2 भी होता है, तो पेपर 2 का तो नहीं है ये, है ना। पेपर 2 तो आपका पेपर मार ऑफिसर्स पे जाके आप प्ले लिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने पेपर 2 के, क्योंकि मैंने खुद भी 2 बार क्रैक कर रखा है, तो वहाँ पे मैंने बता रखी हैं चीज़ें कि कैसे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप वो पेपर 2 कर सकते हो। बाकी पेपर 1 में काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको साथ साथ उसके पी वाई क्यूज़ अटैम्प्ट करते रहने पड़ेंगे, है ना। हर्ष जदौन बोल रहे हैं अपनी एज रिवील करो। क्यों भाई, क्यों रिवील करें? गेस करो, अच्छा गेस करो एज। वेस्ट बंगाल फूड साइक का कल भी है सर। अच्छा कल भी है, ओके कुसुम जी, बेस्ट ऑफ लक। हम आए आप गए, लवेबल लूज़र। तो काहे लेट आए तुम्हें? रेलवे का कल यार वीडियो आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। 27, 40, ओके ओके, 55, 28। आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं, शादी वादी ऐसा कोई अभी। 28, 26, 27, 40, 55, 28, 27, 34 to 35, 6, 69, क्या बात है। 27.4, 40, 80, 37, 28, 90, क्या बात है। वेस्ट बंगाल फूड एसआई क्या करना है भाई? सुभाजीत दास जी, वेस्ट बंगाल फूड एसआई क्या मतलब? एग्ज़ाम है कल ही तो है ना। फिर की मैगजीन में डाउनलोड का ऑप्शन आ तो रहा है, नहीं रहा। हिंदी वाली आप पढ़ रहे हो क्या? शादी नहीं हुआ मतलब 29 से 32 के बीच में, अच्छा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा फेब की करंट अफेयर मैगजीन में, इंग्लिश में तो है, हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ 15 साल ये सबसे सही आंसर है, 15 साल, 90 साल ये सबसे सही आंसर है। चलो भाई, मिलते हैं बायोलॉजी के साथ ट्यूसडे को, है ना। और कल रेलवे वालों के लिए वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। रिवीजन करें, टेस्ट के लिए तैयार रहें संडे के लिए, ठीक है। संडे को आपको टेस्ट होता है, जो लोग बैच में हैं पता है ना आपको, तैयार रहें। और बाकी संडे को आपको ऑल इंडिया लाइव मॉक जो फ्री होता है सभी के लिए, 5th वाला होगा ऑल इंडिया लाइव मॉक 5, है ना, संडे को जो फ्री होता है। बैच में तो आपका अलग से होता ही है। आप अमर रहें महाराज। अच्छा चलिए भाई, थैंक यू। 10 रुपए की पेप्सी सर, सेक्सी चप्पल उठा के मारेंगे भी तुम। 10 रुपए की पेप्सी, भी तुम्हें पेप्सी निकल जाएगी। सर विकास दुबे घर आपके घर के कितने दूर में? बस बगल ही में है, पूछ रहे थे तुमको। उनकी आत्मा आई थी, बोल रही थी कनिष्क कहाँ है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को।